नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खेलो आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 17 और 18 अक्टूबर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न न्यूज़ रहे हैं, उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उनको हम देखेंगे आज की वीडियो में। देखिए दोस्तों, जो पहला प्रश्न है वो है जायोनी आंदोलन के ऊपर में। ठीक है, तो ये जायोनी आंदोलन क्या है, इसको देखते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों, 19वीं सदी के अंत में फ़िलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय मातृभूमि की स्थापना के लक्ष्य के साथ जायोनी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये प्रश्न क्यों आ रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी फ़िलिस्तीन और इजराइल वॉर जो चल रहा है हमास के बीच में, है ना। दूसरा ऑप्शन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस आंदोलन को और बल मिला, साथ ही इसे वर्ष 1917 की बाल्फोर घोषणा, जिसके द्वारा फ़िलिस्तीन में एक यहूदी राष्ट्र राज्य की स्थापना हेतु समर्थन किया गया था, का प्रोत्साहन भी हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने फ़िलिस्तीन को अलग अलग यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने वाली एक विभाजन योजना का प्रस्ताव रखा। चलिए दोस्तों, अब इसको देखते हैं डिटेल में। तो दोस्तों देखिए, जो पहला ऑप्शन है 19वीं सदी के अंत में, है ना, जो यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय मातृभूमि की स्थापना का लक्ष्य रखा गया था और उसका जो आंदोलन था उसका नाम जायोनी आंदोलन था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखेंगे, इस आंदोलन का नाम आप ध्यान रखेंगे। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध की बात की गई है और बाल्फोर घोषणा की बात की गई है। तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि एग्ज़ाम में सेम स्टेटमेंट आ जाए, हो सकता है केवल इस बारे में पूछे कि बाल्फोर घोषणा जो है वो किससे संबंधित है। तो यहाँ से जो बात है ये सही निकलती है, ऑप्शन 2 भी सही है। ये जो है इसी समर्थन में कि यहूदी राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए फ़िलिस्तीन में। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध और बात की गई है संयुक्त राष्ट्र की। ठीक है, फ़िलिस्तीन को अलग अलग यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने की एक विभाजन योजना का प्रस्ताव रखा था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध नहीं होगा, यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध होगा। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है तीसरा ये हो जाएगा गलत। तो इसका आंसर जो बनेगा बनेगा बी, केवल 2। चलिए आगे देखते हैं। इसका जो डिटेल्ड आंसर है वो यहाँ पे है कि हाँ, 19वीं सदी के अंत में फ़िलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय मातृभूमि की स्थापना का लक्ष्य जायोनी आंदोलन की शुरुआत जो है इस समय की गई थी। दूसरा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस आंदोलन को और बल मिला, वर्ष 1917 की बाल्फोर घोषणा का प्रोत्साहन भी हुआ, है ना। तो पहला दूसरा सही था, मैंने आपको बताया था। और तीसरा में देखिए दोस्तों, जो द्वितीय विश्व युद्ध है ये है, जबकि ऑप्शन में क्या था, प्रथम विश्व युद्ध था। तो आप जब ऑप्शन पढ़ते हैं तो हड़बड़ी में नहीं पढ़ना, उसको ध्यान से देखना कि किस बारे में बात हो रहा है ना। इस हिसाब से जो थर्ड ऑप्शन है हमारा वो गलत था। चलिए अब आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय सूचना आयोग से। यूपीएससी के मेंस के सिलेबस में भी सीधा सीधा है कि जो संवैधानिक सांविधिक संस्थाएं हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, और प्रीलिम्स के लिए तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों कि एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि इसका जो डिटेल है वो संविधान में है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन इसको देखेंगे अभी आगे। दूसरा है कि वर्ष 2019 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में किए गए संशोधन के अनुसार सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं, है ना। तीसरा है कि आयोग के पास पूछताछ करने हेतु, सम्मन भेजने हेतु, दस्तावेजों की आवश्यकता आदि के संबंध में सिविल कोर्ट की शक्तियाँ हैं। ठीक है, अब इसके आंसर को समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो लिखा है संवैधानिक संस्था, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि इस संस्था का जो जिक्र है वो संविधान में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जिक्र संविधान में ना हो करके सूचना के अधिकार के जो अधिनियम है उसमें है। तो ऐसी संस्थाओं को सांविधिक और अंग्रेजी में स्टैच्यूटरी बॉडी बोलते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो है जिसमें सदस्यों का जो पुनर्नियुक्ति का बात किया गया है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, वो पुनर्नियुक्ति के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तीसरा है कि आयोग के पास सिविल कोर्ट की शक्तियाँ होती हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, होती हैं। अब पूछा है दोस्तों इसमें कितने सही नहीं हैं, अगर सही पूछा होता तो हमारा ऑप्शन बी हो जाता, पर कितने सही नहीं है तो केवल एक सही नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा केवल एक। इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे, यहाँ पे अच्छे से चेक करेंगे एक बार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों डिटेल्ड आंसर है, यहाँ पर देख सकते हैं कोई संवैधानिक संस्था नहीं है,
ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत 2005 में केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई थी। सदस्यों के बारे में देखेंगे तो एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 होते हैं। 10 से कम हो सकते हैं पर मैक्सिमम 10 होंगे, यानी 1 + 10 आप याद करके रख सकते हैं इसको। ठीक है, नियुक्ति के संबंध में है कि राष्ट्रपति की सिफारिश पर होती है, पर एक कमेटी होती है जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं। ओके, अब इसके बाद देखिए दोस्तों, उनका जो कार्यकाल होता है, जो कार्यवर्ष होता है, या तो 65 साल तक कर सकते हैं जब तक कि उनकी उम्र 65 को पार ना हो जाए, या दूसरा कि जो भी केंद्र सरकार निर्धारित करे, जो भी पहले हो, या पहले 65 हो गए या पहले केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया समय पूरा हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन 2 भी सही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इनके पास सिविल कोड से संबंधित शक्तियाँ होती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जियोग्राफी से लिंक करता हुआ है, केन नदी के बारे में पूछा हुआ है। केन नदी के बारे में निम्नलिखित जो कथन उन पर विचार करना है। पहला है कि केन तथा बेतवा नदी, दो नदियों के बारे में बोल रहा है, इनका उद्गम मध्य प्रदेश में होता है और दोनों यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। दूसरा ऑप्शन है राजघाट, पारीछा और माता टीला बांध केन नदी पर स्थित है। ओके, और तीसरा जो केन रिवर है वो पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है ये। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन जो है सही बात है, उनका उद्गम जो है मध्य प्रदेश में होता है और दोनों यमुना की सहायक नदियां हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में दोनों मिलती हैं। फिर ये जो तीनों दोस्तों बांध हैं, ये बांध केन नदी पर ना होकर के बेतवा नदी पर है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है और ये आपको याद ही होना चाहिए। आप नेशनल पार्क पढ़ते हैं तो भी इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे कौन कौन से रिवर वहाँ से होकर गुजरते हैं। तो अब सही पूछा है, तो एक गलत है, दो सही है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 सही, क्योंकि यहाँ पे पूछा है सही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, दोनों यमुना की सहायक नदियाँ हैं, सही है। केन नदी कहाँ मिलती है? बांदा जिले में, यमुना में। और बेतवा रिवर कहाँ मिलती है? हमीरपुर जिले में। ये राजघाट, पारीछा और माता टीला जो है ये बेतवा नदी पे है, यानी ऑप्शन जो 2 है वो सही नहीं है ना। और केन रिवर जो है वो पन्ना टाइगर रिजर्व जाती है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों फिर ज्योग्राफी से है, महत्वपूर्ण है, पर्यावरण की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओजोन छिद्र क्षोभ मंडल का एक क्षेत्र है जहाँ ओजोन परत का क्षय हो जाता है। ठीक है, क्षोभ मंडल का। ओजोन क्षरण के संकट से निपटने के हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने क्योटो प्रोटोकॉल की पुष्टि की थी। सही क्या है? तो देखिए दोस्तों, आंसर होगा जो इसका, यहाँ पे क्षोभ मंडल नहीं होगा, यहाँ पे समताप मंडल होगा। ओके, और जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ओजोन क्षरण के लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण है, एक मॉन्ट्रियल है और एक उसी का एक्सटेंशन था जो आप देख के बताइएगा। ओके, कि क्या है दूसरा। तो ऑप्शन जो है हमारा सही पूछा है, इसका हो जाएगा डी, क्योंकि एक भी सही नहीं है ना। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। ओजोन छिद्र जो है वो आर्कटिका के ऊपर समताप मंडल का क्षेत्र है। ठीक है, इसीलिए पहला जो कथन था वो गलत हो जाता था हमारा। दूसरा जो है कि 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ, उसके बाद मॉन्ट्रियल हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि मॉन्ट्रियल है और दूसरा हो जाएगा वियना। वियना, उसके बाद उसी के एक्सटेंशन में मॉन्ट्रियल आ गया। ओके, अब देखते हैं दोस्तों, काजू अभी न्यूज़ में है बहुत ज़्यादा और यूपीएससी लगातार इस तरीके के प्रश्न पूछ रहा है। और अभी जिस तरीके का ट्रेंड है पेपर में, इस तरीके के प्रश्न बहुत कॉमन हो गए हैं। तो काजू के जो पेड़ हैं वो मूलतः भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छी जल निकासी वाली गहरी बलुई दोमट मिट्टी काजू की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अनुसार कर्नाटक काजू का प्रमुख उत्पादक है। कितने सही हैं पूछा है। अब देखिए दोस्तों, काजू के पेड़ जो हैं वो मूलतः भारत में पाए जाते हैं, क्या ये सही है? ऐसा नहीं है दोस्तों, इसको पुर्तगाली लोग जो थे उन्होंने गोवा में इंट्रोड्यूस किया था। उनके आने से पहले भारत में प्राकृतिक रूप से काजू की खेती नहीं होती थी। ठीक है, दूसरा है कि इसकी अच्छी जल निकासी वाली गहरी बलुई और दोमट मिट्टी जो है वो सर्वोत्तम है खेती के लिए। ऑप्शन जो 2 है वो सही है। और तीसरा जो है
कि कर्नाटक काजू का प्रमुख उत्पादक है। गलत है दोस्तों, इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अग्रणी है इसमें, है ना। और जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है यहाँ पर, इसके बारे में आप थोड़ा सा और रिसर्च करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। तो हमारा कितना ऑप्शन सही हो गया दोस्तों इसमें? केवल ये दूसरा ऑप्शन सही है। तो हम आंसर क्या चुनेंगे? ये चुनेंगे। ठीक है, आपको ये भी समझना पड़ेगा ऑप्शन को कैसे सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आप यहाँ सही आंसर निकाल करके इधर से कंफ्यूज होकर यहाँ गलत कर लेंगे। तो ये गलती नहीं करनी है आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ये ब्राज़ील में पाया जाता था मूलतः। इसको पुर्तगालियों ने कहाँ इंट्रोड्यूस किया? गोवा में, जैसा मैंने आपको बताया। दूसरा ऑप्शन तो ठीक है दोस्तों, इसे खेती के लिए कैसी मिट्टी चाहिए। और तीसरा जो ऑप्शन है, तो इसमें महाराष्ट्र जो है वो अग्रणी उत्पादक था। उसके बाद आंध्रा है, फिर उड़ीसा है, फिर तमिलनाडु है, फिर कर्नाटका है, फिर केरल है, फिर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, टॉप के 3 याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संस्था संबंधित प्रश्न है। यूपीएससी में लगातार इस तरीके के प्रश्न आते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य शांति और सुरक्षा को सुविधाजनक बनाना, नागरिकों की रक्षा करना तथा स्थिर शासन संरचनाओं की बहाली का समर्थन करना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी ने हैती में स्थिरता लाने और बढ़ती हिंसा को प्रबंधित करने के लिए केनिया के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन को अधिकृत किया है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है हैती में वर्ष 2017 में संपन्न हुए पिछले संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के विपरीत यह नया बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित नहीं किया जाएगा। कितने सही हैं? चलिए इसका एनालिसिस देखते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन था बहुत जेनरिक था कि हाँ शांति बनाना है, नागरिकों की रक्षा, तो ऐसे ऑप्शन आमतौर पर सही होता है और यहाँ सही भी है। दूसरा ऑप्शन था दोस्तों, यूएनएससी जो है उसने हैती में सुरक्षा व्यवस्था को स्थापित करने, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा और बढ़ती हिंसा को नियंत्रित करने के लिए केनिया के नेतृत्व में, है ना, बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन को मंजूरी दी है। ये भी सही है। और तीसरा कि हैती ने वर्ष 2017 में संपन्न हुए पिछले संयुक्त राष्ट्र मिशन के विपरीत यह नया बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित नहीं किया जाएगा, यानी ये तीसरा ऑप्शन भी हमारा सही हो जाता है। तो इस प्रश्न में तीनों जो हमारे विकल्प थे सही थे, इसलिए हमको जो चुनना था वो ऑप्शन सी चुनना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मीथेन गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सीधा ज्योग्राफी से प्रश्न है दोस्तों, इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पॉल्यूशन वाला जो पार्ट है, प्रदूषण वाला, उससे संबंधित होगा। मीथेन एक अत्यधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। औद्योगिक क्रांति के बाद वैश्विक स्तर पर कुल ग्लोबल वार्मिंग के लगभग 30% के लिए एकल रूप से जिम्मेदार है। समझ रहे दोस्तों, 30%। वायुमंडल में अपने जीवन काल के पहले 20 वर्षों में मीथेन की ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड से की तुलना में 80 गुना होती है दोस्तों, 80 गुना। मीथेन जो है वह सतह स्तरीय ओजोन प्रदूषण का प्राथमिक कारण है। कितने सही हैं? तो देखिए दोस्तों, सही बात है, शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। और हाँ, औद्योगिक क्रांति के बाद ये सच में 30% के लिए एकल रूप से जिम्मेदार था, क्योंकि ये बहुत जल्दी हीट जो है इसका बहुत ज़्यादा होता है ये। दूसरा है कि 20 वर्षों की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना जो है उससे 80 गुना ज़्यादा रहता है। एकदम सही बात है। और दूसरा, इसका जो टाइम पीरियड होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा टाइम तक वायुमंडल में रहता भी है, बहुत लंबे समय तक, इसीलिए इसको लेके बहुत ज़्यादा चिंता है। और जो ओजोन स्तरीय प्रदूषण है, इसको तो आपको डिटेल में ऑलरेडी पढ़ना ही है एग्ज़ाम के लिए। सही है कि मीथेन का बहुत बड़ा रोल है ओजोन प्रदूषण के लिए, जो सरफेस पे होता है। देखिए दोस्तों, 2 तरीके का ओजोन पोल्यूशन होता है, एक तो अर्थ के सरफेस पे होता है और दूसरा जो वायुमंडल पे होता है, जो हमने देखा एक था एक ओजोन का क्वेश्चन, ओजोन छिद्र वाला, तो वो दूसरा है और ये दूसरा है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कि हाँ, औद्योगिक क्रांति के बाद 30% के लिए एकल रूप से जिम्मेदार था, सही है पहला। दूसरा भी सही है कि 20 वर्षों में 80 गुना इसका वो रहता है। और तीसरा जो है प्राथमिक कारण है। इसीलिए क्या हुआ है कि वर्ष 2050 तक समय से पूर्व होने वाली लगभग 10 लाख मौतों को रोकने में मदद मिल सकती है ना। मतलब आप समझ सकते हैं जो नंबर है, ये एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड का, उसकी वर्तमान आबादी के बराबर है। कितना बड़ा पॉपुलेशन है, मतलब पूरा का पूरा जो शहर है वही ख़त्म हो सकता है इसकी वजह से।
ये भी दोस्तों इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, यूपीएससी को इस तरीके के प्रश्न बहुत पसंद हैं। और आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, आपको लगातार इस तरीके के प्रश्न देखने मिलेंगे। पहला ऑप्शन है, यह एक कवक आधारित तरल विलयन है ना, जो पराली को इतना गला या सड़ा सकता है कि मिट्टी के साथ मिलाकर खाद के रूप में आसानी से उपयोग किया जा सके इसे। ठीक है। दूसरा है, फसल अवशेष, पशु अपशिष्ट, गोबर व अन्य कचरों को तेजी से जैविक खाद में परिवर्तित कर सकता है। फिर जो ICAR है, इसके द्वारा विकसित किया गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। कितने सही है, चलिए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, कवक आधारित तरल विलयन है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन भी कि हाँ, ये फसल अवशेषों को जैविक खाद में तेजी से परिवर्तित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये ICAR द्वारा विकसित किया गया है ना। दिल्ली के में जो पूसा इंस्टीट्यूट है ICAR का, है ना, उसके नाम पे इसका नाम भी रखा गया है। तो हमारे जो तीनों ऑप्शन है, तीनों सही हैं, आप इसका ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं नवरत्न कंपनियों के बारे में। मिनी रत्न, नवरत्न आपने सुना होगा, महारत्न। तो यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, वर्ष 2023 तक भारत में कुल 16 नवरत्न कंपनियाँ हैं। दूसरा ऑप्शन है, नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए एक फर्म को प्रारंभ में मिनी रत्न का पद धारण करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कितने सही हैं इसमें। तो पहला ऑप्शन जो है दोस्तों, कि पहली बार ये 1997 में आया और अभी वर्तमान में 16 है। ठीक है। दूसरा जो है कि नवरत्न का दर्जा हासिल करने के लिए मिनी रत्न की श्रेणी में होना चाहिए, है ना। तो कथन दो सही। आप याद रखिए, कोई भी कंपनी नवरत्न बनने से पहले मिनी रत्न होती है और महारत्न बनने से पहले नवरत्न होती है। ये चीज़ इसमें लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोग एक क्या होता है, हायरार्की के थ्रू आगे बढ़ते हैं ना। जैसे आप 9th से 10th में जाएंगे तो पहले 9th पास करेंगे, फिर 10th, फिर 11th, फिर 12th। सेम इन कंपनियों का भी ऐसा होता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एथिकल प्रश्न भी है, क्योंकि लगातार डिबेट बना हुआ है। आपके एथिक्स के प्रश्न पत्र में भी इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल में भी काम आएगा। प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1971 के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह लाइसेंस प्राप्त चिकित्सा पेशेवरों को कानून के तहत प्रदान की गई विशिष्ट पूर्व निर्धारित स्थितियों में गर्भपात यानी अबॉर्शन कराने की अनुमति देता है। दूसरा, MTP अधिनियम में 2021 में संशोधन किया गया था ताकि कुछ श्रेणियों की महिलाओं को गर्भ धारण करने के 22 सप्ताह तक गर्भपात कराने की अनुमति दी जा सके। इसके विगत वर्ष की तुलना में 20 सप्ताह से अधिक बढ़ाया गया था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, पहला सही है कि हाँ, कुछ ऐसे जो चिकित्सक हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जिनको ये अनुमति दी गई है इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये बहुत एथिकल होता है। और दूसरा, यहाँ जो वीक दिया गया है 22 सप्ताह, ये 24 वीक है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है ना। तो ये गलत हो जाएगा। यूपीएससी भी ऐसा करती है, क्योंकि यहाँ फैक्ट है, फैक्ट को गलत करना थोड़ा आसान होता है एग्जामिनर के लिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि हमको पूछा गया है क्या, सही। इसका डिटेल्ड आंसर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। 1960 तक क्या था, ये अवैध था, है ना। फिर शांतिलाल शाह समिति, कमेटी का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है। तो इन्होंने महिलाओं की रक्षा के लिए जो है इस तरीके का एक्ट पारित किया था, है ना। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरे में आप देखिए दोस्तों, क्या जो विशिष्ट श्रेणी का बात किया गया था उसमें क्या आता है, बलात्कार आता है, नाबालिग जो होते हैं, मानसिक रूप से बीमार महिला आदि को जो है 24 सप्ताह का तक वो चाहें तो अपना एबॉर्शन करा सकते हैं। इससे पहले वो 20 वीक्स था। ठीक है। यह राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड का गठन करता है ना, जो तय करता है कि भ्रूण में पर्याप्त असामान्यताओं के मामले में 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है या नहीं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर पूरे इस PPT में आप बोलें कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा प्रश्न है, तो मैं मानता हूँ ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। प्रीलिम्स को अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है, लगभग 200 डेज बचे हैं। फोकस के साथ बढ़िए दोस्तों, क्योंकि अब का प्री का पैटर्न बहुत हार्ड हो चुका है, तो गलतियाँ करने का स्कोप नहीं है। चलिए ठीक है दोस्तों, ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय। कल मिलते हैं हम लोग अपनी नई वीडियो में। ध्यान रखिए।